Hello. Yes, Amy is audible. बायोमॉलिक्यूल्स कर रहे थे हम लोग. In biomolecules, we studied carbohydrate, protein, amino acid, न्यूक्लिक एसिड अभी डिस्कस करने वाले थे. लास्ट टाइम कुछ बताया भी था. ये सब हम डिस्कस करे थे आप लोग को. हेलो. Can anybody say up to what we studied in the nucleic acid section? Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. ठीक है, यदि कर लोगे ये चैप्टर खुद से तो फाइन, हम आगे बढ़ेंगे. If you guys are thinking that this chapter is quite easy, I can do by myself, then good. यदि कर पाओगे तो हम आगे बढ़ते हैं. नोट्स आपके पास आ ही चुका है. पढ़ना है तो बताएंगे कहाँ से पढ़ना है हम लोग को. आज पिछला क्लास कहाँ पे छोड़े थे? हेलो. सर लास्ट क्लास स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था मेरे को, तो मैंने अटेंड नहीं करा. पता नहीं कहाँ तक पहुंची. अच्छा, स्क्रीन दिख नहीं रहा था. फाइन. यस यस यस. आज स्क्रीन दिख रहा है. यस. ठीक है, चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना. डीएनए आरएनए collectively considered as nucleic acid. Fine. So nucleic acid is made up of nucleotide. किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. फाइन. यस. लाने दीजिए. And nucleotide further made up of three components: nitrogenous base, pentose sugar, and phosphoric acid. फाइन. इन तीनों चीज से मिलके बना हुआ है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुगर के बारे में. So sugar which is present in nucleic acid can be pentose sugar. pentose sugar में भी deoxy pentose sugar हो सकता है या फिर oxy pentose sugar हो सकता है. deoxy pentose sugar and oxy pentose sugar, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे. ये नोट्स आपके पास है, यदि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोलना चाहे तो खोल सकते हो. सही रहेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा वहां पे, है ना. डीऑक्सी और ऑक्सी में फर्क यही है. ये देखेंगे स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे. फाइन. यहाँ पे देखोगे थर्ड कार्बन और सेकेंड कार्बन, ध्यान से देखें. सेकेंड कार्बन पे देखेंगे कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप ही प्रेजेंट है ना. और यहाँ पे देखेंगे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप एक प्रेजेंट है. मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेकेंड डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में नहीं है. तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको कह लेंगे हम डीऑक्सी पेंटोस शुगर कहेंगे. फाइन. और इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सी पेंटोस शुगर. फाइन. ये कहेंगे हम लोग. तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो प्रकार का शुगर हो जाएगा, एक डीएनए के अंदर और एक आरएनए के अंदर. डीएनए के अंदर जो शुगर होना है दैट इज डीऑक्सी पेंटोस शुगर, और आरएनए के अंदर जो शुगर होगा दैट इज ऑक्सी पेंटोस शुगर. नेक्स्ट.
आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके पास एक OH ग्रुप खाली रहता है ना। कैसे खाली रहता है हम आगे बताएंगे। पेंटोस खत्म हो गया, फॉस्फेट के बारे में देखते हैं। सो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता ही है, H3PO4, है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड द डीएनए इज ऑफ एसिडिक नेचर, है ना। फॉस्फोरिक एसिड हैज वन नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज के चलते ही डीएनए के पास ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। फाइन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले बार भी। नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। सो डीएनए और आरएनए हैज टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन ये दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। फाइन, प्यूरीन के पास हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, दो साइकिल्स होते हैं एक्चुअली, एक कंप्लीट होता है एक आधा ही होता है, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हाइल पायरिमिडीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उस पे आप नाइट्रोजन को देख पाओगे इन केस ऑफ प्यूरीन एट फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। फाइन, स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे प्यूरीन का स्ट्रक्चर। देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है पहला पोजीशन पे, तीसरे पे, 7वें पे और 9th पोजीशन पे। ठीक है, पायरिमिडीन के पास नाइट्रोजन का पोजीशन होता है पहला और तीसरा। फाइन, तो ये हो गया प्यूरीन और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ प्यूरीन। प्यूरीन दो प्रकार का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन स्ट्रक्चर है आपके सामने। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। एडेनिन का नाम होगा 6 अमीनो प्यूरीन, वाइल ग्वानिन का नाम हो जाएगा 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। एंड ये दो प्रकार के प्यूरीन होते हैं, याद रखेंगे। पायरिमिडीन सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फाइन, पायरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूरासिल। यूरासिल का नाम हो जाएगा 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। 2,4 डाईऑक्सी मतलब दूसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे ऑक्सीजन का होना। फाइन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थाइमीन। थाइमीन का नाम है 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। दूसरा और चौथे पे ऑक्सीजन है और पांचवा पे मिथाइल ग्रुप है ना। थाइमीन और यूरासिल एग्जैक्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन है इन केस ऑफ थाइमीन, इसलिए थाइमीन को 5 मिथाइल यूरासिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, नीचे दिया हुआ है। इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन और चौथे पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप। एक बार झट से स्ट्रक्चर देख लेंगे, आपके ग्रुप पे भी मैं भेज चुका हूँ ये नोट्स। झट से एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे जल्दी से, उसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ। किसका माइक ऑन हुआ जी? कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस
के साथ यदि पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ रहेगा तो इन दोनों वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। न्यूक्लियोसाइड मीन्स व्हाट? न्यूक्लियोसाइड्स मीन्स नाइट्रोजनस बेस बॉन्डेड विद पेंटोस शुगर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। नाउ नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोस शुगर रहेगा और फॉस्फेट भी यदि रहेगा तब जाके इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड। फाइन, नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सी पेंटोस शुगर तो उसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। उसी का तरह डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड देखेंगे, पहला न्यूक्लियोसाइड हम बनाए हैं एडिनोसिन का। एडेनिन को हमने जोड़ दिया पेंटोस शुगर के साथ, बन गया एडिनोसिन। ठीक है, गुआनोसिन हो गया। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। फाइन, ये आरएनए के पास यूरासिल प्रेजेंट रहता है बट डीएनए हैज थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। फाइन, यह गांठ बांध लेंगे, कहीं पे लिख लेंगे। डीएनए के पास थाइमीन नाइट्रोजनस बेस रहेगा while RNA has uracil nitrogenous base instead of thymine। ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। आगे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में मैंने बोला था कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड दोनों का एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, पढ़ लेंगे आप लोग। बॉन्ड देखते हैं कौन सा प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड में। सो न्यूक्लिक एसिड हैज बेसिकली कितना बोलेंगे, FON, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एस्टर बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। फाइन, एस्टर बॉन्ड कहते हैं जब फॉस्फेट पेंटोस शुगर के साथ अटैच होगा। देख पा रहे होंगे एस्टर बॉन्ड लिखा है मैंने 5 कार्बन पोजीशन पे ऑफ शुगर, उसको हम लोग कहेंगे एस्टर बॉन्ड। फाइन, जब शुगर मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा तो वहां पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको कहेंगे हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे जब एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा ड्यूरिंग डबल हेलिक्स फॉर्मेशन, उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइन, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। फाइन, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर डीएनए का दिख रहा है, बहुत जगह पे देखा होगा आपने डीएनए का स्ट्रक्चर। ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने। फाइन, डीएनए का स्ट्रक्चर के पास 2 पैरेलल लाइन दिख रहे हैं। ठीक है, दिस पैरेलल लाइन इज एक्चुअली अ बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। फाइन, बैकबोन कहते हैं इसको। ये बैकबोन बना हुआ पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से, है ना। ये बैकबोन एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक का पोलैरिटी होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे का पोलैरिटी होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये पूछोगे सर 3 प्राइम 5 प्राइम क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम क्या है। यहाँ पे देखिए जरा, तीसरा पोजीशन कहीं पे दिख रहा है, आप इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर में देखेंगे 3rd कार्बन कहीं दिख रहा है और एक 5 कार्बन दिख रहा है, यस सर। ठीक ना। हाँ, 3 कार्बन टू 5 कार्बन, है ना। ये मान के चलो स्ट्रक्चर इसी का ऊपर जुड़ता जाएगा, है ना। एग्जैक्ट किसी को उल्टा कर दो साइड में तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ऊपर 3 हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको,
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ से आ गया? ये स्ट्रक्चर देखें जरा गौर से, गौर से स्ट्रक्चर देखिए इसको, ये देखो ज्यादा सही है। इसमें 3 प्राइम और 5 प्राइम अच्छे से देख पाओगे आप। 5 प्राइम दिख रहा है कहीं पे? 5 लिखा हुआ दिख रहा है? सी, जो लाइट ब्लू कलर है वो है पेंटोस शुगर। फाइन, इससे लाइट येलो कलर अटैचमेंट है, दैट इज फॉस्फेट, है ना। फॉस्फेट जहां पे अटैच्ड है वो 5वां कार्बन है। तो ऊपर की तरफ यदि 5 प्राइम है तो हम कहेंगे कि ये 3 से 5 प्राइम की तरफ जा रहा है, या 5 से 3 की तरफ आ रहा है कहेंगे, है ना। उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा आपका दूसरा बैकबोन। देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे? देखो जरा पोलैरिटी चेंज है कि नहीं है। एक तरफ फॉस्फेट ऊपर की ओर दिख रहा है तो दूसरी तरफ नीचे की तरफ दिख रहा है। एक तरफ एक एंड पे 5 प्राइम एक्सपोज्ड है तो दूसरे तरफ 3 प्राइम एक्सपोज्ड है। देख पा रहे हो? Yes, sir. कम ऑन ट्राई आउट। तो इसी को कहते हैं हम लोग एंटी पैरेलल। फाइन, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। देखो एक जगह 5 एंड दिखाया गया, दूसरी जगह 3 एंड दिखाया गया। जहाँ पे 5 एंड है उसके जस्ट ऊपर वाले जगह पे 3 प्राइम एंड होना है। फाइन, सो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होती है न्यूक्लियोटाइड की, तब जाके बनता है आपका डीएनए या फिर आरएनए। एक चीज, एंटी पैरेलल है बैकबोन, ठीक ना, और दोनों बैकबोन को जोड़ने का काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर और लाइट पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के बीच में होता है। ध्यान देंगे एडेनिन और थाइमिन की बॉन्डिंग होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, while guanine and cytosine bonded with each other with the help of 3 hydrogen bonds, ATGC। AT के पास डबल बॉन्ड रहेगा और GC के पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। फाइन, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। Yes, sir. तो इसी तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस हेलिकल स्ट्रक्चर का हमने एक कंप्लीट टर्न लिया है ना। एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस होता है 3, कितना लिखा है मैंने, 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, है ना। और एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहता है। 10 बेस पेयर, बेस पेयर का मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ऑल टुगेदर एक कंप्लीट टर्न में 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे या 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे। फाइन, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मेंशन नहीं है क्या कहीं पे? होना चाहिए। इसका डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसका एक कंप्लीट टर्न हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और इसका एंगल जो टिल्टिंग है ना, इस डीएनए के टिल्टिंग है, ये टिल्ट हो रखा है कितना, 36 डिग्री पे।
आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ही बना रखे हैं, सेम एग्जैक्ट। ठीक है, एक छोटा सा रूल बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चारगाप्स रूल। चारगाप्स रूल आया, उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था, है ना। क्रिस्टलोग्राफी का भी मदद लिया गया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, है ना। एक मैडम ने काम करा था डीएनए के ऊपर, तो उनका भी क्रिस्टलोग्राफी का रिपोर्ट लिया गया था, तब जाके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज करा गया था। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को क्लास 12 में, चिंता ना करें, है ना। तो चारगप्स रूल, चारगो इरविन चारगप भी डीएनए पे काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ रूल्स, कुछ मदद करा था, है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिराइव करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। चारगप्स रूल एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, आरएनए के लिए नहीं है ना। तो देखेंगे क्या रूल कह रहा है। रूल कह रहा है कि जितना प्यूरिन होगा एक जीनोम के अंदर, उतना पैरामिडीन भी होगा, है ना। जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन भी होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन भी होगा। यदि एडेनिन प्लस थाइमिन को जोड़ें और जी और सी को जोड़ के डिवाइड करें, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट रहेगा पूरे स्पीशीज के लिए। ठीक है, यदि एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन को जोड़ देंगे तो 100% आना है, मतलब न्यूक्लियर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा, अच्छा हाँ यहाँ पे न्यूमेरिकल है ना। एडेनिन बराबर होता है थाइमिन का और ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन का, ये अमाउंट का जिक्र करा मैंने, और दोनों को मिला के 100% होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑर्गेनिज्म हैज 20% ग्वानिन इन its genome, find out the percentage of cytosine and thymine। तो कितना आया, क्वेश्चन देखो जरा ये और फाइंड आउट करो। तो ऑर्गेनिज्म के पास 20% ग्वानिन है ना, इसके जीनोम में, और आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ साइटोसिन एंड थाइमिन, कितना होगा करके देखो तो आप लोग, ट्राई आउट। आ रहा है आंसर, जो आपके कॉपी में लिखा गया है, आपके स्क्रीन पे जितना दिख रहा है उतना आ रहा है कि नहीं, चेक करके बताओ तो। हेलो सही है सर। हेलो, सही है, ठीक है, ओके फाइन। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ओके फाइन। नेक्स्ट इज आरएनए। ठीक है, आरएनए देखते हैं। आरएनए रिएक्टिव है एज कंपेयर टू डीएनए, है ना। ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है और एंजाइम का तरह भी काम करता है। एक आरएनए जो एंजाइम का तरह काम करता है, उसका एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियस पी। आरएनए एक्टिंग एज एन एंजाइम इज नोन एज राइबोजाइम। एंजाइम तो बनता है अमीनो एसिड प्रोटीन से, लेकिन राइबोजाइम बनता है आरएनए से। आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, M stands for messenger, T stands for transfer। ठीक है, mRNA, tRNA, rRNA, ये तीनों मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंजाइम पे आते हैं। एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहा गया है, फाइन, which enhances the rate of reaction। इसको डिस्कवर किसने करा था? एडवर्ड बुचनर ने किया था। टर्म एंजाइम कोहने ने दिया था, है ना। एंजाइम कहने का मतलब होता है जाइम, ZYME, जाइम। फंगस को जाइम कहा जाता है।
एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, समनर ने कहा था, है ना। कुछ राइबोसोम भी होते हैं, ये बड़े नहीं है। क्रिश्चियन आइसोलेटेड द एंजाइम फाइसिन फ्रॉम फ्यूकस, ठीक है। फाइकस से उन्होंने फाइसिन एंजाइम निकाला गया था, जो कि रिप्लेस कर दिया था रेनिन को। नेक्स्ट, रेनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कफ टू मेक चीज। मस्ट बी RENNIN होना चाहिए। स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे आप लोग। RENNIN, रेनिन। RENIN ये हार्मोन है, ठीक है। RENNIN होना चाहिए, ठीक है। रेनिन मिल्क प्रोटीन को, कैसीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फाइन। नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, एंजाइम्स का नामकरण, है ना। पहला क्या होता था, एंजाइम का नाम देना है ना, तो सबस्ट्रेट के एंड में एस लगा देंगे, ASE, तो हो जाएगा एंजाइम। जैसे कि यूरिया को डिग्रेड करने वाला एंजाइम को कहा जा रहा है यूरिएस, यूरिया के एंड में एस लगा दिया हमने। माल्टोज को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, तो उसके लास्ट में एस लगा देंगे, हो गया एंजाइम माल्टेज, है ना। ये भी एक तरीका था एंजाइम का नामनक्लेचर करने के लिए, तो कहीं कहीं पे ये भी यूज होता है ना। दूसरा तरीका था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस प्रोडक्ट से हम एंजाइम को आइसोलेट कर रहे हैं। जैसे कि फाइसिन एंजाइम है, इसको ऑब्टेन किया जाता था फाइकस से, इसलिए इसका एग्जाम एंजाइम का नाम फाइसिन हो गया। पापाइन एंजाइम पड़ा है नाम, क्योंकि इसको पापाया से ऑब्टेन करा जा रहा है। बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कैटेगराइज कर दिया सारे एंजाइम को 6 ग्रुप में, ठीक ना, इनटू 6 मेजर ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम कमीशन, ठीक है। एंजाइम कमीशन कहते हैं उसको। और हर एंजाइम को कोड दिया हमने, 4 न्यूमेरिक कोड दे रखा है ना, एंजाइम कमीशन नंबर दे रखा है हमें। पहला पहला वर्ड कैरेक्टर, पहला न्यूमेरिकल, या फिर बोल सकते हो नंबर, डिनोट करेगा क्लास, दूसरा सब क्लास, तीसरा सब सब क्लास या डिवीजन, एंड द लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू विल से द एक्चुअल एंजाइम। आप लोग को याद नहीं रखना है कोई भी एंजाइम का कोड, है ना। सो एंजाइम कमीशन ने पूरे एंजाइम को 4 क्लासेस में बांट दिया ऑन द फंक्शन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। जैसे कि एंजाइम कमीशन 1 के अंदर आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, है ना। हाइड्रोलाइसिस, जो बॉन्डिंग करवाने के समय, जोड़ने के समय, तोड़ने के समय पानी की आवश्यकता
हमने माइक म्यूट कर रखा है ताकि हमारा आवाज ना सुनो। पढ़ने के लिए मैंने समय दिया था अभी। हो गया? यदि स्टडी कर ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिए हैं एंजाइम सेक्शन, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो समझ में नहीं आ रहा उसको हम डिस्कस कर देंगे। लेट मी हैव माय टैबलेट फिक्स्ड वंस। ठीक ना? तो अभी जितना हो रहा है उसको करें। लिटरेचर पोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम देखते हैं। ठीक है, एंजाइम अमीनो एसिड से बना हुआ है, एवरीबॉडी नोस। एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर ना मिले तो वो काम करना बंद कर देगा, है ना? एंजाइम डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन बट इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? एनर्जी को कम कर देता है। जो कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, थ्रेशोल्ड देना पड़ता है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाता है एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, एंजाइम एग्जिस्ट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एंजाइम का मेजर टर्नओवर के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैज द टर्नओवर ऑफ 6 लाख पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी का डाटा है। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहने का मतलब सेल के अंदर काम ना करना, सेल के बाहर काम करना। जैसे कि ल्यूमन में अंदर, हमारे माउथ के अंदर, हमारे इसोफेगस के अंदर, फाइन, स्टमक के अंदर काम करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। सुन पा रहे हो ना अभी? हेलो? ओके, हाँ, Yes, ऑडिबल है, sir. फाइन। और इंटरसेलुलर कहने का मतलब इंट्रासेलुलर एंजाइम वो होंगे जो सेल के अंदर काम करेगा, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस वाला एंजाइम, है ना, ऑक्सीडेशन वाला एंजाइम, क्रेब साइकिल वाला एंजाइम, ये हो जाएंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने हुए रहेंगे। कॉन्जुगेट एंजाइम उसको कहेंगे जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों रहेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना? कॉन्जुगेट एंजाइम को होलो एंजाइम भी कहा जाता है। होलो एंजाइम में दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो प्रोटीनेशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, है ना? होलो एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट को एपो एंजाइम कहेंगे। कम ऑन, होलो एंजाइम का जो प्रोटीनेशियस पार्ट होगा उसको कहेंगे एपो एंजाइम, while the non-proteinaceous enzyme is considered as cofactor. The non-proteinaceous part of hollow enzyme is called cofactor. Cofactor can be of different types. Fine, ठीक है? जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल एक्टिवेटर्स, ये तीन अलग अलग प्रकार के कोफैक्टर्स है। ठीक है, कोफैक्टर सिंपली हेल्प के लिए चाहिए होता है, मेन काम तो एपो एंजाइम करेगा। In the absence of cofactor, apoenzyme is functionless और functionless, नॉन फंक्शनल है। सो तीन प्रकार के कोफैक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोएंजाइम एक प्रकार का कोफैक्टर है जिसके अंदर क्या है भैया, तो ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इतना याद रखेंगे, कोएंजाइम आर एक्चुअली कोफैक्टर of hollow enzyme which is having organic nature and low molecular weight which are loosely attached with the apoenzyme। याद रखेंगे इतना। नियासिन के पास कोएंजाइम है NADPH रिडक्टेज,
सॉरी, नियासिन इज द कोएंजाइम पार्ट ऑफ NADPH रिडक्टेज, याद रखेंगे। विटामिन सी कोएंजाइम है, ठीक है, कौन सा एंजाइम का? पायरोल हाइड्रोलिक्स हाइड्रोक्सिलेज का। विटामिन B1 कोएंजाइम है किसका? थायमिन फॉस्फेट का। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी एक प्रकार का कोफैक्टर है जिसके पास लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक ग्रुप आएंगे जो टाइटली अटैच रहेगा एपोएंजाइम से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेटल एक्टिवेटर्स और मेटल आयन कहेंगे किसको? है ना, ये कोफैक्टर है भैया, मेटल से बना होगा, जैसे कि मेटल का होगा, जैसे कि क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, है ना। इसके साथ साथ ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जो कि टाइटली या फिर लूजली बाउंड हो सकता है एपोएंजाइम से। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, सलाइवरी अमाइलेज के पास क्लोराइड आयन है एज एक्टिवेटर, है ना। लाइपेज के पास कोफैक्टर है कैल्शियम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के है कॉपर आयन मेटल एक्टिवेटर, और पेप्टिडेज हैज Zn2 पॉजिटिव एज कोफैक्टर। कम ऑन, तीनों चीज को ध्यान से देखेंगे, एंजाइम, कोएंजाइम, सॉरी कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल एक्टिवेटर्स। क्वेश्चन यहां से आता है। गो थ्रू दिस वंस। एनसीईआरटी का सबसे आखिरी पोर्शन से ये है। कोफैक्टर वर्क कैसे करता है? एपोएंजाइम को एक्टिवेट करके, एपोएंजाइम को सपोर्ट करके। एपोएंजाइम सिंपल पॉलीपेप्टाइड है, फाइन, उसके पास जाके कोफैक्टर जुड़ जाएगा, है ना, तो उसको एक प्रकार का ताकत मिल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। By activating the apoenzyme.
स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। हाँ या ना? नो सर। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। हाँ, नेक्स्ट एंजाइम और कैटलिस्ट में कुछ डिफरेंस है। आइसो एंजाइम, लीव इट। ठीक है, एंजाइम और कैटलिस्ट पढ़ेंगे जरा क्या है। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक होता है, एंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक होगा, लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। फाइन। वर्किंग ऑफ एंजाइम देखते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट में, और एंजाइम रिलीज कर देगा प्रोडक्ट को। आफ्टर एंड बिफोर रिएक्शन द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिमेन्स सेम, है ना। एंजाइम कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन के दौरान। फाइन फाइन फाइन। चलो, एंजाइम का वर्किंग यहाँ पे हम दिखा रखे हैं एक डायग्राम से, ग्राफ से, है ना। एक्स एक्सिस में दिखाया जा रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी दिखाया जा रहा है, जो कि एंजाइम को चाहिए काम करने के लिए, या फिर सबस्ट्रेट को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। सबस्ट्रेट को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इस तरीके से समझेंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम द सबस्ट्रेट नीड मोर एनर्जी टू गेट एक्टिवेटेड, है ना। और एंजाइम के प्रेजेंस में देखेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जा रहा है सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे एंजाइम का कुछ स्ट्रक्चर बना रखा हूँ, है ना। ये रहा एंजाइम का स्ट्रक्चर, ये रहा यहाँ पे देखिए। जो ग्रूव बना हुआ है उसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, या बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट कहते हैं। एक और भी साइट होता है जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहेंगे, है ना। ये फीडबैक मैकेनिज्म के दौरान काम करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ थ्योरीज है एंजाइम एक्टिविटी को लेके, जैसे कि लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दो मॉडल दिया गया है जो बताता है एंजाइम कैसे काम करता है। फाइन। लॉक एंड की मॉडल वाज गिवन बाय एमिल फिशर, व्हाइल इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज गिवन बाय कॉस्टलन, है ना। लॉक एंड की मॉडल में बता रहा हूँ। According to this model, it is said that कि हर एंजाइम के पास स्पेसिफिक साइट होता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है ना। वो पार्टिकुलर साइट से ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। फाइन, ठीक है। जैसे हर ताले के लिए हर एक चाबी होता है ना, दूसरा चाबी उसमें नहीं अट पाएगा। उसी का तरह हर एंजाइम के पास स्पेसिफिक एक्टिव साइट होगा, और उस स्पेसिफिक एक्टिव साइट से कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर पाएगा, दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको कहा गया है लॉक एंड की मॉडल। ये भी फॉलो होता है नेचर में, लॉक एंड की मॉडल भी फॉलो होता है। फाइन। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के केस में एंजाइम के पास प्री डिटरमिन्ड, प्री रिक्विजिट एक्टिव साइट नहीं रहता है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट को देखेगा और उसके अनुसार एक्टिव साइट को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, देखेंगे जरा, डाउट होगा तो पूछेंगे। इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक इन की मॉडल, दोनों एंजाइम हाइपोथेसिस सही है, दोनों नेचर पे काम करता है, नेचर में काम करता है। कुछ एंजाइम के पास पहले वाला रूल फॉलो करने के लिए होता है, और कुछ एंजाइम के पास दूसरा वाला रूल फॉलो करने का होता है। सर इंड्यूस्ड वाले में तो कोई भी सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा तब तो। ना, ऐसा कुछ नहीं होता है ना।
सबस्ट्रेट को देख के चेंज हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दोनों के बीच में डायलॉग हुआ है ना, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ना, थोड़ा तो डिफरेंस होगा सबस्ट्रेट दूसरे से। हम्म, ऐसा होता नहीं है नेचर में, लेकिन कि कोई भी आके बाइंड कर जाए। अच्छा हाँ, हाँ चलो एक्सेप्शन डाल देते हैं, विथ सम एक्सेप्शन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन केस में, है ना, एंजाइम इनहिबिशन वाले केस में पढ़ेंगे। हो गया ये, आगे बढ़े। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर अफेक्ट करेगा जी, कम टेम्परेचर हो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगा, ज्यादा टेम्परेचर हो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगा, और ज्यादा होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा ही नहीं। ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, और वो मैक्स ओके ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एंजाइम के लिए अलग अलग होगा। किसी एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, किसी के लिए 80 डिग्री होगा, हो सकता है ना। हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना है, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा ठीक है। ये मोबाइल फोन से ले रहा हूँ, कहीं कहीं से फोन आ जा रहा है बीच बीच में। फाइन, हाँ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में जिक्र कर रहा था, ठीक ना, समझ में आया ना। हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ऑप्टिमम कहने का मतलब वो थ्रेशोल्ड, वो पीक जहां पे मैक्सिमम रिएक्शन होगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिमम। फाइन, ठीक है। Q10, Q10 कोफिशिएंट 10 भी कहा जाता है। कहने का मतलब यदि हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंजेस करेंगे, है ना, 10 डिग्री बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी 50% बढ़ जाएगा या घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट 10। चेंज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस in the enzymatic activity, change in the temperature by 10 degrees Celsius increase the enzymatic activity by, क्या लिखा है, 2/3 and decreases by half, this is known as coefficient 10। 2/3 नहीं होगा, ये हाफ है, दोनों जगह हाफ हाफ होगा, है ना। 10 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो हो सकता है रिएक्शन आधा बढ़ जाए या फिर आधा घट जाए, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट 10। चलो चलो चलो, पीएच, ठीक ना। हर एक एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होता है ना। कम पीएच, लो पीएच पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर का कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में भोजन रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क नहीं करता है। हाँ, लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम काम करेगा ही नहीं, एंजाइम काम नहीं करेगा तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो भोजन खराब नहीं होगा। फाइन, वेरी गुड। गरम क्यों करते हैं खाना को फिर? हायर टेम्परेचर पे भी वर्क नहीं करता है। वेरी गुड। हायर टेम्परेचर पे एंजाइम डिग्रेड कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, टूट जाता है, और लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम फ्रीज कर जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फाइन। पीएच और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सबके लिए अपना अपना ऑप्टिमम पीएच होता है। पेप्सिन के लिए 1.8 है, सलाइवरी एमाइलेज के लिए 6.8 है, ट्रिप्सिन के लिए 7.5 है। ओके, और जितने भी इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं, सेल के अंदर वाले एंजाइम, सबका ऑप्टिमम पीएच होता है 7, न्यूट्रल पीएच। वाइल
लाइसोजाइम के अंदर वाला जो एंजाइम होगा वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, 6.8 के आसपास काम करेगा वो। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एक्वस कंडीशन, एंजाइम को एक्टिव रहने के लिए, काम करने के लिए पानी चाहिए होता है। सूखे में एंजाइम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो यदि हमें बचाना है अपने फूड स्टफ को तो सुखाते हैं, या फिर कोई भी चीज को आप डिग्रेड देखना नहीं चाहते हो तो उसको सुखा देना है, मॉइस्चर नहीं रखना है। इसलिए कहा जाता है ना, फर्नीचर वगैरह, लकड़ी वगैरह हो, वुडन चीजें हैं, तो पानी से बचाते हैं हम। पानी लगेगा तो उसमें फंजाई लग जाएगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, रिएक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। सूखा हुआ रहेगा तो उस पर कोई माइक्रोब्स काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हाँ, यहाँ पे देखेंगे स्पोर्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं, कितना स्पोर्स बताएं हम लोग, फंगाई स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर्स, है ना, या सीड, बीज की जिक्र करें, है ना। तो क्या करते हैं ये सब, इंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए पानी हटा देते हैं उसमें से, पानी एकदम ही कम कर देंगे। तो पानी कम तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी कम, इंजाइमेटिक एक्टिविटी कम तो रिएक्शन कम, रिएक्शन कम तो फूड स्टोर्ड ही रहेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, नहीं मरेगा जल्दी, राइट। नेक्स्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और भी हम सूखने वाले पे डायलॉग दे सकते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स है, हम लोग सुखा के रखते हैं, स्टोर करते हैं, सूखने से मॉइस्चर हट जाता है, मॉइस्चर हट गया तो एंजाइम रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहने का मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन, लेकिन एक हद तक ही होगा ना जी, है ना। अब मान के चलो 10 यूनिट एंजाइम है तो 10 यूनिट सबस्ट्रेट भी होना चाहिए, है कि नहीं। फाइन, आपके पास 10 यूनिट एंजाइम है, आपके पास इनिशियली 2 यूनिट सबस्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक एंजाइम का फ्री एंजाइम है तभी तक ना बढ़ेगा। 10 एंजाइम इस्तेमाल हो गया, 10 यूनिट एंजाइम इस्तेमाल हो गया, आप 20 यूनिट सबस्ट्रेट कर दिए तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन 20 टाइम हो जाएगा, नहीं, वो 10 यूनिट भर ही रहेगा। उस समय एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगेगा, फाइन। खाली एंजाइम है ही नहीं कि रिएक्शन हो, ओके। सो देखेंगे यहाँ डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। कब, जब पूरा का पूरा एंजाइम इस्तेमाल हो जाए रिएक्शन में, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम, मींस एंजाइम हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट का भी अमाउंट होगा, फाइन। हाँ, एक चीज यहाँ पे दिया गया है हाइपोथेटिकली, वी मैक्स दिया गया है। वी मैक्स कहने का मतलब, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का आधा स्पीड, उसको हम लोग कह रहे हैं हाफ वी मैक्स, ठीक है। और उसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग सबस्ट्रेट पे, उसको हम लिख रहे हैं एस ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हम लोग km से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताया गया है और वाई एक्सिस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को दर्शाया गया है। एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को दर्शाया गया है, फाइन। वीमैक्स कहने का मतलब एंजाइम अपने पीक स्पीड पे है, अपने मैक्सिमम काम पे है, उसको हम लोग वीमैक्स कह रहे हैं, है ना। तो ग्राफ में आधा रास्ते पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, उसको हम कह रहे हैं वीमैक्स, है ना। उस पॉइंट से हम कोरस्पॉन्ड हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, है ना, सबस्ट्रेट वाले एक्सिस पे आ गए। तो जहां पे ये पॉइंट लाई करेगा उसको हम लोग कहेंगे km,
माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताता है कि इतने सबस्ट्रेट पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी आधा रिएक्शन या हाफ वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। Km is the value of that substrate which tells the enzyme has reached its half of maximum velocity. Fine, यही होता है Km का मतलब और Vmax का मतलब। समझ में आया? समझ में आया? ये रिपीट sir. करूं फिर से, हो गया ना? फाइन फाइन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन कहने का मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक देना, दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। सो एंजाइम इनहिबिशन भी बहुत प्रकार से होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फाइन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अच्छा, एक शब्द हम यूज कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाम से क्या पता चल रहा है जी? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहने का मतलब compete करके इनहिबिट करना नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल